नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएफ कम्युनिकेशन में। तो आज मैं ईपीएफओ रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, उसके बारे में कंप्लीट विस्तृत जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं कि ये क्या है, कब लाया गया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या नोटिफिकेशन है, किसको फ़ायदा मिल सकता है, क्या चीज़ करना चाहिए और एलिजिबल कैसे होते हैं, उसमें पैसे कैसे कौन जमा करता है, कैसे जमा होता है, कैसे इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे कैलकुलेशन होता है इसका। जो एक मुश्त राशि होती है उसे अब 6 लाख से 7.5 लाख कर दिया गया है, तो उसका क्या प्रोसेस है कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आप हर एक प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप कल चल के फाइल करें, आपके रिलेटिव या लीगल हियर जो आपके नॉमिनी हैं वो चल फाइल करें, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये कंप्लीट बताने वाला हूँ मैं एक ही वीडियो में, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो जो है ये मुख्यतः ईपीएफओ द्वारा पॉलिसी दिया जाता है सभी बीमीकृत व्यक्तियों को जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जीवन की अनिश्चितताओं का पता नहीं है कब क्या हो, तो इसलिए बीमा कवर होना बहुत जरूरी है। और ये खास करके निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के मुकाबले सामाजिक सुरक्षा का लाभों का आनंद नहीं ले पाते उतना, तो उनके लिए ये गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। 1976 में लाया गया था इसे पहली बार, ऐसा देखते हुए कि जो प्राइवेट क्षेत्र के निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो इन सुविधाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती, तो उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में कर्मचारी लिंक्ड पॉलिसी को। और मेनली इसे जो इसमें रिलेटेड मॉडर्न इंफॉर्मेशन है अभी के टाइम से, वो क्या है कि जो 28 अप्रैल 2021 से ईपीएफओ ने जो मृतक सदस्य हैं बीमित व्यक्ति, उनके नॉमिनी व्यक्ति जो है नामांकित व्यक्तियों को लाभ दिया है। वो 12 महीने के अवधि के भीतर अगर रोजगार के लिए अपना इंस्टीट्यूट बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, तो भी उसे फायदा मिलेगा। और इससे क्या किया गया है, इसे सबसे पहले मंत्रालय ने जो था, श्रम मंत्रालय ने उसे 2018 में लागू किया था 2 साल के लिए। फिर इसे दोबारा से लागू किया गया 15 फरवरी 2020 के बाद। इसे राशि को, जो न्यूनतम राशि है उसे बढ़ाकर 2 साल के लिए उसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना है क्या? ये एक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक ईपीएफओ द्वारा प्रदान किया गया एक बीमा कवर है, जिससे क्या है कि जो पंजीकृत नामांकित व्यक्ति है, अगर वो सेवा की अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसके जो बीमित व्यक्ति के जो नामांकन है या फिर जो लीगल हेयर है उसको एक उक्त भुगतान राशि प्राप्त होती है। और वो कितनी राशि होगी मैं आपको भी बताने वाला हूँ आगे अभी इस वीडियो में। और ये किस पे लागू होता है? जो भी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस 1952 के तहत पंजीकृत है, उन सभी पर ये लागू होता है। और उन सभी को इसकी मेंबरशिप लेनी जरूरी है ईपीएफओ की, और उसे अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करना बहुत आवश्यक है। और ये योजना मेनली जो ईपीएफ और ईपीएस के संयोजन में काम करती है, और लाभ की सीमा कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन से तय होती है। जो लाभ की सीमा मैक्सिमम लिमिट है, वो जो लास्ट सैलरी उस जो बीमित व्यक्ति था, जीवित जो लास्ट सैलरी लिया था, उसके आधार पर तय होती है कि उसकी जो जमा राशि है, एक मुश्त राशि, वो कितनी डिसाइड हो सकती है, मैक्सिमम अधिकतम राशि। तो इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या है?
ईडीएलआई उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका मूल वेतन 15,000 प्रति माह, मतलब बेसिक सैलरी जिसका 15,000 प्रति माह है, या अगर उससे ऊपर जाता है तो अधिकतम लाभ जो है 6 लाख का होगा। अगर अधिक नहीं जाता है तो उसका 6 लाख से जो बढ़ा के ना, अब जो कर दिया गया, पहले 6 लाख थी इसकी राशि और उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी करके इसे 7 लाख कर दिया गया। जो मैक्सिमम लाभ जो अमाउंट पे आउट कर दिया गया उसे 7 लाख कर दिया गया है। इसमें आपको जो एम्प्लॉइज है उनको कोई कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना सिर्फ ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी से उनका कंट्रीब्यूशन मान लिया जाता है। और इसका जो बोनस राशि पहले ईडीएलआई के तहत उपलब्ध थी वो 1.5 लाख रुपए की थी, 1,50,000 की, जिसे 28 अप्रैल 2021 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी गई है। मंत्रालय ने फरवरी 2018 में लाभ की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी थी, जो 2 साल के लिए वैध थी, लेकिन 15 फरवरी 2020 से 2.5 लाख रुपए की इस न्यूनतम राशि को बढ़ा दिया गया है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी संगठन को ईपीएफ के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सबको पता है। इसलिए कोई भी कर्मचारी जिसके पास ईपीएफ अकाउंट है वो अपने आप ही ईडीएलआई में रजिस्टर हो जाता है, जिसका भी ईपीएफ कंट्रीब्यूट होता है पर मंथ। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है किसी रीजन की वजह से, या आधार मैपिंग नहीं है, या किसी अदर गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से, तो उसे क्लैरिफाई करवा लें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये इंश्योरेंस का लाभ लेना है तो आपका बीमा कटना चाहिए हर महीने। जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो आपका जमा होना चाहिए, और वो आपका नोटिफिकेशन आजकल भेजे जाते हैं मैसेज के थ्रू, वो आपको मिलते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे। आप या फिर आप उसे पासबुक डाउनलोड करके लॉगिन करके यूएन में भी देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो पहले ही बना हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये 24 घंटे अराउंड क्लॉक सुरक्षा करता है। इसके अलावा अगर नियोक्ता चाहे तो किसी अन्य समूह बीमा योजना का विकल्प चुन सकता है, लेकिन जो अदर ग्रुप इंश्योरेंस होगा उसकी भी जो लाभ होंगे उसके बराबर ही होने चाहिए जो ईडीएलआई के अंतर्गत आते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है मेनली बताने वाला हूं मैं आपको। ईडीएलआई के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता का अंशदान मूलतः वेतन का 0.5% या अधिकतम ₹75 प्रति कर्मचारी प्रति माह। तो मतलब मैक्सिमम 0.5% जो उसकी कर्मचारी की सैलरी है, या अधिकतम ₹75 ही प्रति माह देना पड़ सकता है। और यदि कोई और ग्रुप इंश्योरेंस है तो उसकी योगदान राशि 15,000 प्रति माह मैक्सिमम हो सकती है। ईडीएलआई के तहत सभी गणनाओं के लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए। महंगाई भत्ता जोड़ के ही सभी जो इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब ईडीएलआई को काउंट कैसे करेंगे, कैसे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे होता है ऐड किया जाता है अमाउंट को, वो प्रोसेस आप समझ लिए थोड़ा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को जो नॉमिनेशन फाइल करने का ऑप्शन आता है, आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आप यूएल लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले फाइल नॉमिनेशन या फाइल लेटर, तो जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ऑप्शन आता है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आता है कि ईडीएलआई के जो है जो बीमित के व्यक्ति है उसका नॉमिनी को भुगतान राशि मिल सके। नहीं तो बहुत दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि अगर आप पहले से ही हर चीज डिटेल फिल कर लेते हैं, नॉमिनी को वेरीफाई कर देते हैं, तो बाद में दिक्कत नहीं आती। और कैसे नॉमिनेशन फाइल होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि आप कंप्लीट प्रोसेस कि आप कैसे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, उसे ई साइन कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल को एडिट कैसे कर सकते हो, हर जानकारी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ईडीएलआई के बारे में बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा कि आप कैसे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं ईपीएफओ की यूएन में लॉगिन करके। अगर कोई नामांकित या लाभार्थी पंजीकृत नहीं है तो जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होगा उस बीमित व्यक्ति का, उसे ये भुगतान किया जाएगा इस राशि का। और नॉमिनी
नहीं आप रजिस्टर करते हैं तो उस मैटर में आपका जो लीगल हियर होगा, कानूनी उत्तराधिकारी बीमित व्यक्ति का, उसे ये सेवा प्रदान की जाएगी, रुपए मिलेंगे उसे ही। और जो 28/4/2021 के बाद से जो भुगतान की राशि होगी उसकी गणना का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का है कि पिछले 12 महीनों के लिए कर्मचारी का औसत मासिक वेतन, जो बेसिक एवरेज सैलरी है पिछले 12 महीनों का, मैक्सिमम वो 15,000 हो सकता है। इसकी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट के 15,000 तक वो हो सकता है। मल्टीप्लाई गुना 30 और प्लस बोनस राशि जो 2.5 लाख रुपए की ईपीएफओ प्रोवाइड करती है, जो ईडीएलआई स्कीम के तहत, जो पहले 1.5 लाख थी उसे 2.5 लाख कर दिया गया है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप, जैसे कि अगर मान लिया हमने 10,000 रुपये प्रति माह मैक्सिमम सैलरी मान ली हमने किसी एम्प्लॉय की, गुना 30, 3 लाख ये हो गए प्लस 2.5 लाख, तो 5.5 लाख रुपए मैक्सिमम से मिल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला था बेसिकली ईडीएलआई स्कीम की जो गणना को जानने के लिए। और इसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट अमाउंट जितना आपको प्राप्त हो सकता है आपके नॉमिनी को या फिर जो भी इसे अप्लाई करता है इसके तहत, वो मैक्सिमम अमाउंट है 7 लाख रुपए की। अब इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए वो भी बताने वाला हूं मैं। तो इसके लिए आपको दावे को फाइल करने के लिए फॉर्म 5 भरा होना चाहिए कंप्लीटली ड्यूली फिल्ड, और जो बीमित व्यक्ति है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, अगर आपका कानूनी उत्तराधिकारी है और आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो उस केस में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। संरक्षक प्रमाण पत्र, यदि दावा, मतलब अगर आप केयर टेकर है, आपका माइनर है दावा करने वाला नॉमिनी, तो उसके उस मामले में केयर टेकर का होना चाहिए सर्टिफिकेट। और जिस खाते में भुगतान करना है उसके लिए रद्द किए गए चेक की प्रति कॉपी, मतलब कैंसिल चेक की कॉपी भी होनी चाहिए, जिससे अकाउंट और आईएफएस कोड जो है वो बैंक मैच कर सके। अब इसे दावा कैसे फाइल करें, इसका दावा कैसे भरें। तो जो नामांकित व्यक्ति नॉमिनी जो आपका या फिर जो दावेदार है आपका, वो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकता है। अगर वो रजिस्टर नहीं था तो कानूनी उत्तराधिकारी ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परिवार का सदस्य कर सकता है कोई। और मृत्यु व्यक्ति को जो है उसकी मृत्यु के समय ईपीएफ योजना में सक्रिय योगदान करता होना चाहिए था। तो जब मृत्यु जिस टाइम होती है वो सर्विस होनी चाहिए, उस टाइम पे जॉब करता होना चाहिए और उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं चल रहा होगा उस टाइम पे तो वो इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस वक्त मृत्यु होती है उस टाइम पर उसका कंट्रीब्यूशन पीएफ में होना चाहिए। और विधिवत रूप से फॉर्म 5 को भरना होगा दावेदार द्वारा। ईडीएलआई फॉर्म 5 होता है जो यूएन की वेबसाइट पे भी ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अगर आपने नॉमिनी अकाउंट डिटेल सब सही वेरीफाई किया होगा, फोटो डिटेल सब अपने सही से डाला होगा तो। और जो दावा फॉर्म है उसे एम्प्लॉयर के द्वारा अटेस्टेड भी करवाना जरूरी है। अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं है या फिर किसी भी रीजन की वजह से नियोक्ता के अटेस्टेशन नहीं हो पाती है, हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं फॉर्म पे, तो आप फॉर्म को, उसके बाद ऑप्शन क्या है, आपका अकाउंट जिस अकाउंट में है आपका अकाउंट बैंक में, उस बैंक के बैंक प्रबंधक से अटेस्टेड करवा सकते हैं, स्थानीय सांसद या विधायक से करवा सकते हैं, राजपत्रित अधिकारी या गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं उससे करवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, सदस्य अध्यक्ष या स्थानीय नगर बोर्ड के सचिव से करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं, या फिर ईपीएफ मेंबर या किसी से भी करवा सकते हैं। तो ये ऑफलाइन का प्रोसेस है कि आपको कंप्लीटली सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जो मैंने अभी बताया इस लिस्ट में, और ये पीडीएफ में अटैच भी कर दूंगा जिससे आप इस कंप्लीट डिटेल को पढ़ सकते हैं। सभी डिटेल इसमें सही तरह से लिखे हुए हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं।
ऑफलाइन में क्या है, सभी डॉक्यूमेंट्स को भर के ड्यूली अटेस्टेड करवा के इसे आपको क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन आपका सबमिट हो जाता है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट हो जाएगा। तो इसके दो प्रोसेस है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और दावेदार 3 योजनाओं ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के तहत सभी लाभों का दावा करने के लिए फॉर्म 20 के साथ साथ फॉर्म 10C और डी भी जमा कर सकते हैं। यूएन की वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे, उस पर ऑप्शन आता है फॉर्म 20 और फॉर्म 10C या 10D का ऑप्शन आता है, तो वो लॉगिन करके उसे आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको ऑफलाइन का तरीका भी बताया कि कैसे ईपीएफ क्षेत्रीय जो ऑफिस होता है वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और दावे को जल्दी प्रोसेस करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको जमा करने होंगे। एक बार जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं सभी अच्छी तरह से, तो 30 दिनों के भीतर दावे का जो है निपटाना कर दिया जाएगा, मतलब उसे अमाउंट प्रदान कर दिया जाएगा लीगल हियर या फिर नॉमिनी को। अगर वो 30 दिन के भीतर उसे अमाउंट नहीं मिलता है, नॉमिनी दावेदार को या फिर लीगल हियर को, तो उस पर इंटरेस्ट 12% पर ईयर पर एनम की वजह से लग जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कर्मचारी और नियोक्ता मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई में कितने कितने का योगदान होता है, कितना परसेंट होता है, कितने अमाउंट का होता है। तो जो नियोक्ता इन योजनाओं में कर्मचारी की ओर से अनुष्ठान करता है, जो एम्प्लॉयर इसका कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता इस मामले में। और वेतन जमा करने से पहले कर्मचारी के योगदान से वेतन से काट लिया जाता है जो ईपीएफ का हिस्सा होता है। कर्मचारियों को स्वयं इन योजनाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं करते इस स्कीम के लिए, वो एम्प्लॉयर से वसूला जाता है, एम्प्लॉयर पे करते हैं। तो परसेंटेज कुछ इस तरह का है। ईपीएफ के लिए कर्मचारी कितना पे करते हैं, 12%। ईपीएस के लिए कोई शुल्क नहीं है, ईडीएलआई के लिए भी कोई शुल्क नहीं, कर्मचारी पे करता है। अब नियोक्ता का क्या है, नियोक्ता ईपीएफ के लिए 3.67%, ईपीएस के लिए 8.33% या फिर ₹1250 तक हो सकता है। ईडीएलआई के लिए 0.50 या अधिकतम ₹75 तक पे कर सकते हैं एम्प्लॉयर। और उसका जो मेन मोटिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है ईडीएलआई स्कीम का, कि जो मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है 7 लाख तक की राशि तक का। और परिवार के सदस्य का अर्थ है पति, पत्नी, अविवाहित बेटी या 25 वर्ष तक का पुरुष बच्चा। कर्मचारी यह नहीं चुन सकता कि वह ईपीएफ, ईपीएस या ईडीएलआई में कौन से 3 योजनाओं को चुनना चाहता है, लेकिन वे नौकरी में भी किसी तरह के बदलाव के साथ हस्तांतरित है। नया नियोक्ता केवल मौजूदा खाते में भुगतान करना जारी रखेगा। जो नया एम्प्लॉयर आप ज्वाइन भी करते हैं कोई, तो वो उसी खाते में कंट्रीब्यूशन जारी रखेगा, जिससे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाएगा। अभी कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है कहीं, तो ध्यान रखें कि वही खाता होना चाहिए, जिससे कि बार बार चेंज ना करना पड़े और कंप्लीट कंट्रीब्यूशन उसमें सबमिट होता रहे और टाइम टू टाइम अपडेट रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सैलरी से तो कट जाता है पीएफ, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ईपीएफ रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं होता है, किसी भी वजह से हो सकता है। वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो सकता है या फिर एम्प्लॉय की तरफ से हो सकता है कि कोई चीज़, कोई त्रुटि हो, उसकी डिटेल्स में कुछ ना कुछ दिक्कत हो। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि अगर आपने आधार कार्ड डिटेल कम्प्लीटली फिल नहीं किया सब कुछ, तो वो कोई प्रोसेस होगा नहीं और पीएफ सबमिट हो ही नहीं पाएगा। तो आपने अगर अभी तक अपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है, अपनी सारी डिटेल्स फिल नहीं की है, बैंक डिटेल केवाईसी नहीं किया है,
तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप पीएफ प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, मैं प्लेलिस्ट नीचे डाल भी दूंगा पीएफ का। अब वहाँ से यूएन एक्टिवेट करने से लेके हर एक प्रोसेस का अलग अलग वीडियो है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सब काम करने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे इस तरह की लाभ लेते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं तो आप पीएफ ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे आपको इसी कारण की वजह से। इसलिए टाइम से अपने सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखें, अपडेट रखें। उम्मीद है ये जानकारी आपको सूचनाप्रद लगी हो, और आपको ये अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।